बहू, मैं भी अपने बेटे की इकलौती माँ हूँ। कितनी खुश थी आज ममता जी। आज बेटे का प्रमोशन हुआ है तो बीमार होने के बावजूद भी अपने हाथों से रसोई में जाकर उसकी पसंद का खाना और ख़ास हलवा बनाने में लगी हुई थी। आखिर उनके बेटे राजेश को उनके हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद आता था। बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो माँ से हलवा ज़रूर बनवा कर खाता था। हलवा बनाकर बर्तन में निकाल कर अभी रखा ही था कि बाहर कार के हॉर्न की आवाज़ आई। ममता जी ने फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने राजेश की पत्नी अदिति, उसकी मम्मी विमला जी और छोटी बहन शालू थी। ममता जी को सबको एक साथ देखकर बड़ी हैरानी हुई, पर वे बोली कुछ भी नहीं। इतने में राजेश भी कार पार्क करके आ गया और आते ही ममता जी के गले लग गया। ममता जी ने राजेश को बहुत बहुत बधाई दी और उसके बाद सभी को अंदर लिवा आई। सभी को हॉल में बिठाकर ममता जी फटाफट रसोई में गई और सबसे पहले घर में काम करने वाली मीना को सभी को पानी सर्व करने के लिए कहा। सबको पानी सर्व करने के बाद मैं अपने हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म हलवा एक कटोरी में डालकर राजेश के लिए ले आई और एक चम्मच में हलवा लेकर राजेश के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेटा, आज बहुत खुशी की बात है। जो तेरा सपना था आज वो पूरा हुआ। बहुत मेहनत की थी तूने इसके लिए, इसलिए आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है और देख, खास तेरे लिए ये हलवा बनाया है। ले, मुंह मीठा कर। इससे पहले कि राजेश कुछ कहता या वो हलवा मुंह में लेता, अदिति बीच में बोल पड़ी, अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? कि मैं आपके हाथ का बना हलवा खा सकता हूँ। जब तक आपके हाथ का बना हुआ मीठा मुंह में नहीं जाएगा तब तक लगेगा ही नहीं कि कुछ करके दिखाया है। और ममता जी के हाथों से कटोरी लेकर 2-3 चम्मच हलवे के फटाफट अपने मुंह में रख लिए। ये देखकर जहाँ ममता जी की आत्मा तृप्त हो गई, वहीं अदिति चिढ़ गई। उस समय तो अदिति कुछ नहीं बोली, लेकिन रात को कमरे में अदिति इस बात पर राजेश से बहस करने को तैयार हो गई। जब आते समय शालू ने आपसे कहा कि चलिए जीजा जी गोलगप्पे खाते हुए चलते हैं, तो कहा कि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी माँ के हाथों का बना हुआ हलवा खाने के लिए पेट में जगह बन गई। यही कद्र है मेरे परिवार की। अदिति की बात सुनकर राजेश को भी गुस्सा आ गया, तो उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, जबकि मेरी माँ घर पर ही थी। तब तुम्हें इसका ख्याल नहीं आया था? माँ ने बीमार होते हुए भी मेरे लिए हलवा बनाया। ये नहीं दिख रहा? सिर्फ 2-3 चम्मच हलवे के खा लिए तो उसमें क्या गलत कर दिया? माँ तो खुश हो गई ना। अच्छा, तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन मेरी बहन के इमोशंस की कोई फिक्र नहीं। अरे इतना तो तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि इकलौते बेटे बहू हैं तो उन्हीं की खुशी में खुश हो ले, लेकिन नहीं, बीच बीच में अपनी टांग ज़रूर अड़ाती हैं। दोनों अपने कमरे में बहस कर रहे थे और ये बातें बाहर ममता जी को सुनाई दे रही थी। सुनकर बड़ा दुख हो रहा था। जहाँ तक हो सके वो भी कोशिश करती थी कभी भी अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग समझना ही ना चाहें तो उसका क्या करें। इतना प्यार और अपनापन देने के बावजूद भी अदिति को हमेशा समस्या ही रही। यहाँ तक कि समधन जी भी उसके साथ सोती थी, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाती थी। जब भी कोई बात होती यही मुद्दा उठाती, इकलौते बेटे बहू हैं, कुछ तो माँ को भी ख्याल रखना चाहिए, हमारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। पर नहीं, उन्हें तो खुद से ही फुर्सत नहीं। आए दिन बीमारी का बहाना लेकर बैठी रहेंगी और फालतू के खर्चे कराती रहेंगी। अभी पिछले महीने की ही बात है, अदिति ने घर पर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उसकी सारी सहेलियों को बुलाया था, पर उस दिन मीना के घर में ज़रूरी काम आ गया तो वो
काम पर नहीं आ पाई। बस फिर क्या था, अदिति ने ममता जी को काम करने के लिए कह दिया। 2-3 लोगों का खाना बनाना अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का नाश्ता आखिर उनसे कैसे बनता, इसलिए उन्होंने कह दिया, बहू नाश्ता बाहर से मंगवा लो। क्यों बेवजह परेशान होती हो? उनकी बात सुनकर अदिति बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी इकलौती बहू हूँ, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? आपके इकलौते बेटे की पत्नी की खुशी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? मेरी सहेलियाँ क्या बाहर का खाएंगी? नहीं नहीं, आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा। देख बहू, अभी मैं हाँ कर दूँ और फिर बीच में ही सब कुछ छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि तू या तो बाहर तेरी किटी ऑर्गेनाइज कर ले या फिर किसी महाराज को कहकर घर में खाना बनवा ले। इतने लोगों का खाना तो मुझसे नहीं बन पाएगा। जब ममता जी ने साफ साफ शब्दों में कहा, तब भी अदिति बहुत नाराज़ हुई थी। हालांकि उसने अपनी किटी बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज कर ली, पर 3 दिन तक ममता जी से बात तक नहीं की। कुछ दिन बाद अदिति की किसी सहेली की शादी थी। उस दिन ममता जी की तबीयत सुबह से ही थोड़ी खराब थी। जब शाम को राजेश घर आया तो अदिति शादी में जाने को तैयार थी, तो राजेश ने कहा, अरे पर माँ की तबीयत खराब है, ऐसे में हम कैसे जा सकते हैं? अदिति जानबूझकर ममता जी को सुनाते हुए बोली, अरे थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, अभी फ़िलहाल तो सब ठीक लग रहा है, और वैसे भी मीना घर पर ही है। भला माँ जी अपने इकलौते बेटे बहू को क्यों रोकेंगी? आखिर उनकी इकलौती बहू की खुशी की बात जो है, आखिर ममता जी क्या कहती? उन्होंने राजेश को जाने के लिए कह दिया। अदिति और राजेश शादी में रवाना हो गए। वो लोग अभी शादी में पहुँचे ही थे कि आधे घंटे बाद ही घर से मीना का फ़ोन आ गया कि ममता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। फ़ोन रखकर राजेश फटाफट अदिति के पास गया और बोला, हमें अभी इसी समय घर निकलना होगा, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। सुनकर अदिति का मुंह बन गया, लेकिन बोल भी क्या सकती थी, इसलिए राजेश के साथ घर रवाना हो गई। घर आकर देखा तो ममता जी अपने कमरे में निढाल सी पड़ी हुई थी। राजेश उन्हें लेकर फटाफट हॉस्पिटल गया तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। जब बीपी नॉर्मल हो गया तो 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ममता जी अब पहले से थोड़ी बेहतर थी। राजेश सहारा देकर कमरे लाया और लेटा दिया। इधर अदिति भरी बैठी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे ममता जी नाटक कर रही हैं। भला 2 घंटे में ही कैसे तबीयत ठीक हो गई? अब वो इस बात का आर या पार का फैसला चाहती थी, पर राजेश के सामने नहीं। दूसरे दिन भी उसे सुबह से बस इसी बात का इंतज़ार था कि कब राजेश जाए और कब वो ममता जी को 2 बातें सुनाए। जब राजेश चला गया तो उसने यह भी देखा कि वो ऑफिस गया है या आसपास ही। सीधे ममता जी के कमरे में जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, आपको शर्म नहीं आती? आपसे अपने इकलौते बेटे बहू की खुशियाँ भी नहीं देखी जाती। शादी में पहुँचे नहीं कि आपने कॉल करवा दिया, और ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो रही थी जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? इससे अच्छा तो 2 घंटे इंतज़ार ही कर लेती। 2 घंटे बाद घर आ ही जाते ना हम लोग, फिर आराम से निढाल होकर पड़ जाती। जब देखो बस अपने बेटे को फ़ोन करके परेशान करती रहती है। इकलौता बेटा है तो क्या सिर पर चढ़कर नाचेंगी आप? उसकी बात सुनकर ममता जी हैरान रह गई। फिर थोड़ा संभल कर बोली,
बहू, भला मैं तुम्हारी खुशियों से क्यों परेशान होंगी। मेरी सचमुच तबीयत खराब थी, पर फिर भी अदिति का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो और जोर से चिल्लाते हुए बोली, अरे सच में तबीयत खराब थी तो थोड़ा सा सब्र कर लेती, इतनी देर में मर थोड़ी ना जाती। जब देखो मेरे पति को फ़ोन लगा देती हो। बस कर बहू, बहुत बोल लिया तूने। अगर तेरा पति मेरा इकलौता बेटा है तो ये मत भूल कि मैं भी तेरे पति की इकलौती माँ हूँ। उससे नहीं बोलूँगी तो किससे बोलूँगी। देखती हूँ कि कैसे अब या तो आपका ही रिश्ता रहेगा या फिर मेरा। ठीक है, दरवाज़ा खुला है, तुम जा सकती हो। अचानक राजेश की आवाज़ सुनकर अदिति ने पलटकर देखा तो राजेश पीछे खड़ा था, साथ ही उसकी मम्मी और बहन भी। लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, इसलिए अदिति ने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा, देखा मम्मी आपने, अपनी माँ के लिए राजेश मेरे साथ कैसा बिहेवियर करता है। बस बहुत हुआ, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये औरत इस घर में रहेगी या फिर मैं। मुझे सास नाम का झंझट मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। लेकिन इससे पहले अदिति की माँ कुछ कह पाती, राजेश ही बोला, अच्छा फिर ठीक है, मुझे भी सास नाम का झंझट नहीं चाहिए, पर शर्त ये है कि तुम भी अपनी माँ से नहीं मिलोगी और मैं भी अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। शर्त मंजूर है तो बोलो, तब तो मैं भी तैयार हूँ। और दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, माँ तो इसी घर में रहेगी। हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने की इच्छा है तो हम दोनों किराए के कमरे में रहने चलेंगे। अब मेरी सैलरी में से आधी सैलरी तो मम्मी के पास आएगी, क्योंकि बेटा होने के नाते मुझे भी खर्चा देना पड़ेगा। अब आधी सैलरी में ही किराया, सेविंग, घर का खर्चा तुम कर सको तो देख लो। शर्त मंजूर है तो बोलो। अब ना तो अदिति से कुछ बोलते बना, ना ही उसकी मम्मी ने कुछ कहा। आखिर जिसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई हो, वो भला ऐसी ज़िंदगी सोच कर ही सिहर जाता है। बस थोड़ी देर में ही अदिति के आंसू गायब हो चुके थे और वो चुपचाप चाय नाश्ते की तैयारी करने चली गई। वो दिन था और आज का दिन है। आज तक अदिति ने ममता जी को परेशान नहीं किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।